अरे आवाज नहीं, अब आ जाओ, शांत रहो भाई। एक बार लास्ट क्लास का मैं बता देता हूं आप सभी लोगों को। पर्यावरण आंदोलन अपन डिस्कस कर रहे थे, पर्यावरण आंदोलन अपन डिस्कस कर रहे थे। आवाज नहीं रे भाई, शांत हो जाओ। पर्यावरण आंदोलन के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। अरे ओए, हेलो, क्या हो गया? तो इतना इस्माइल क्यों कर रहा है? इधर देख ले। तो इस्माइल हो गया। सुनो अब, पर्यावरण आंदोलन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपको बताया था सबसे पहले विश्नोई आंदोलन। विश्नोई आंदोलन के बात करते हो, सबसे पहले अपन ने बात करी थी विश्नोई संप्रदाय की। विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है? जाम्बोजी महाराज। 1451 ईस्वी में पीपासर नागौर में जन्म होता है। मुकाम तालवा उनकी प्रधान पीठ है। इसके अलावा अपन ने बात करते हैं 29 नियमों के बारे में उन्होंने दिया था, इसीलिए नाम क्या पड़ा? विश्नोई संप्रदाय। ठीक है। पर्यावरण, पहले पर्यावरण वैज्ञानिक के तौर पे जिन व्यक्ति को जाना जाता है कौन है? जाम्बोजी पर्यावरण संत के नाम से भी इनको जाना जाता है। अपन ने बात करी थी खेजड़ली गांव की घटना। खेजड़ली गांव क्या है? क्या है उधर? क्या है? ओ बेवकूफ हो, बालक हो तुम, बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो। मतलब खेजड़ली गांव की घटना का जिक्र किया था। सन 1730 की घटना बताई थी मैंने आप लोगों को। अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने क्या किया था? पेड़ों से चिपक करके अपना बलिदान दिया था। और राजा कौन था इस समय पे जोधपुर रियासत का? अभय सिंह जी। अभय सिंह जी ने अपने मंत्री, किसका है? अभय सिंह। ठीक है, हाँ, अभय सिंह ने अपने मंत्री को भेजा था। मंत्री का नाम क्या था? गिरधारी लाल। ठीक है। इस वजह से हमेशा भाद्रपद शुक्ल दशमी को विश्व का एकमात्र वृक्ष मेले का आयोजन यहीं पे किया जाता है, खेजड़ली गांव के अंदर। ठीक है। कब किया जाता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन किया जाता है। अमृता देवी बिश्नोई के सम्मान के रूप में भारत सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष 1994 से अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार देने के बारे में बातचीत की गई, या मतलब दिया जाता है। और सबसे पहला जो देने वाले व्यक्ति थे, किसको मिला है? गंगाराम बिश्नोई को मिला है। गंगाराम बिश्नोई को ये मरणोपरांत मिला है। एक शिकारी के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है, शिकारी का पीछा करते हुए। ठीक है। दूसरे नंबर पे अपन ने बात करी थी, कौन सा आंदोलन था? चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन, ये जो आपकी खेजड़ली गांव की जो घटना है, इसको राजस्थान का चिपको आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। चिपको आंदोलन बेसिकली कहां का आंदोलन है? उत्तराखंड का है। कब का आंदोलन है? 1973 का है। अगर बात करी जाए उत्तराखंड में कौन सी जगह का है, तो चमोली डिस्ट्रिक्ट आती है, उसके अंदर गांव पड़ता है। कौन कौन सा? गोपेश्वर और रैणी गांव पड़ता है। गोपेश्वर और रैणी गांव की घटना है। प्रणेता कौन है इस चिपको आंदोलन के? चंडी प्रसाद भट्ट। अगर बात करी जाए और सहायक की भूमिका में कौन कौन आते हैं? सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी। गौरा देवी को क्या कहा जाता है? चिपको वुमन के नाम से जाना जाता है। और जो सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है वो किससे है? टिहरी आंदोलन से है। ठीक है। फिर बात करी थी अपन ने अपिक्को आंदोलन की। अपिक्को आंदोलन दक्षिण भारत का है। कहां का है? दक्षिण भारत का है, इसलिए इसको दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और दक्षिण भारत में कहां का है? कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ क्षेत्र का है। कहां का है? कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ क्षेत्र का है। और यहाँ के जो प्रणेता रहे हैं उनका नाम आता है श्री पांडुरंग हेगड़े। ठीक है। इसके बाद अपन ने बात करी थी साइलेंट वैली आंदोलन की। साइलेंट वैली आंदोलन कौन सी नदी के ऊपर होता है? कुंती पूंछ नदी की कौन सी परियोजना थी? कुंदेरमुख विद्युत परियोजना थी। कौन सी परियोजना है? कुंदेरमुख विद्युत परियोजना। इसका विरोध किया था, बाद में इस परियोजना को स्थगित कर दिया गया और यहाँ पे क्या बना दिया गया? नेशनल पार्क, यानी कि शांत घाटी नेशनल पार्क 1984 में। क्लियर है। और ये जैव विविधता के लिए फेमस है। क्या? साइलेंट वैली। इसके बाद अपन ने बात करी थी नर्मदा बचाओ आंदोलन की। नर्मदा बचाओ आंदोलन की जो प्रणेता है कौन है? मेधा पाटेकर है। सहायक की भूमिका में कौन कौन आते हैं? अरुंधति राय है, बाबा आमटे है, अनिल पटेल है। ठीक है। नर्मदा का उद्गम भी मैंने आप लोगों को कल बताया था, अमरकंटक अनूपपुर जिले के अंदर आता है, मध्य प्रदेश के अंदर। इस पे जो विद्युत परियोजनाएं चल रही है कौन कौन सी है? अपन ने बात करी थी जो मध्य प्रदेश के अंदर इस नदी पे सबसे बड़ी परियोजना है वो तो कौन सी है?
इंदिरा सागर परियोजना है। और संपूर्ण नर्मदा नदी पे जो सबसे बड़ी परियोजना है वो कौन सी है? सरदार सरोवर परियोजना है। इसके अलावा अपन ने देखा था जंगल बचाओ आंदोलन। जंगल बचाओ आंदोलन कहाँ का है? तो सिंह भूमि क्षेत्र का है, झारखंड का। कहाँ का है? सिंह भूमि क्षेत्र झारखंड का। यहाँ के लोकल जो आदिवासी लोग थे उन्होंने ये आंदोलन किया था। क्यों किया था? क्योंकि साल वृक्ष इनको पवित्र वृक्ष था, उसको काट करके सांगवान के पेड़ लगाने के बारे में यहाँ पे गवर्नमेंट ने स्कीम लेकर के आई थी। तो इन्होंने बहुत सारे जो सांगवान के जो बगीचे थे उनको उखाड़ दिया था, नष्ट कर दिया था। किसमें? जंगल बचाओ आंदोलन के अंदर। इसके अलावा यही करे थे अभी अपन ने। ठीक है, एक आंदोलन और आता है मैती आंदोलन है। मैती आंदोलन की अपन बात करते हैं। मैती आंदोलन में होता क्या है? पहली बात तो ये कहां का है? उत्तराखंड का है। कहां का है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी अगर गांव पूछ ले तो ग्वादगल, ग्वादगल गांव। ठीक है, ग्वादगल गांव की बात कर रहे हैं अपन। बात करते हैं मैती आंदोलन होता क्या है बेसिकली। इसमें होता क्या है? उत्तराखंड के अंदर जब भी कोई शादी का फंक्शन होता है तो लड़की वाले जो होते हैं, लड़की वालों को ये कहा जाता है कि आप पूर्ण रीति रिवाज के साथ धर्म जो मंत्रोच्चारण करते हुए एक वृक्ष का पेड़ लगाना है। आपको क्या लगाना है? वृक्ष लगाना है। ठीक है, और उस वृक्ष का आपको लालन पालन करना है जब वो लड़की यहां से छोड़ करके चली जाएगी। अगर आप लोग लड़की को विदा कर दोगे तो लड़की को विदा करने में उसकी याद के रूप में आपको एक पेड़ लगाना है। क्या करना है? एक पेड़ लगाना है और उसका आपको पालन पोषण करना है, उस पेड़ का, अपनी बेटी की तरह। मैं बात कर रहा हूं ना मैती आंदोलन। मैती आंदोलन में एक रिवाज स्टार्ट किया गया, एक परंपरा की शुरुआत की गई। मैती आंदोलन में ये परंपरा शुरुआत की गई थी कि भैया जब लड़की विदा हो तो हर गांव वाले के घर में जिसके भी बेटी है वो लोग क्या करें? एक पेड़ लगाए। इससे क्या होगा? आप उस पेड़ को अगर पूरे आपकी अगर उसमें अपन बोलते हैं ना कि इसके अंदर अपनी आत्मीयता यदि जुड़ती है किसी भी चीज के लिए, किसी भी कार्य को करते। इधर आगे जा, आगे बेटा। मतलब आज तेरा पढ़ने का मूड नहीं है, मजे लेने का मूड है। कुल मिला के ऐसे बोल दे मेरे को। अपन पढ़ाई लिखाई छोड़ करके ऐसी फालतू की बातें कर लेते हैं। तेरे एक अकेले के चक्कर में इतनी क्लास को वालों को तो पढ़ने दे। ठीक है भाई, सीरियसनेस को समझो किसी चीज की को। मजाक तो अपन वैसे ही कर लेते हैं, बाहर कर लेंगे अपन आराम से। इसके बाद मेरी क्लास फ्री है, फिर अपन बाहर बैठ के आराम से खूब गप्पे लड़ाएंगे। ठीक है, मैती आंदोलन की अपन बात कर रहे हैं। मैती आंदोलन में क्या होता है बता दिया आपको कि एक लड़की जब विदा होती है तो उस जगह पे आपको क्या करना है? एक पेड़ लगाना है। तो लड़की जैसे ही वापस आया करेगी तो उसको आकर के देखेगी गई मेरे घर वालों ने इस पेड़ को अच्छे से पाल पोस रहे हैं या नहीं पोस रहे। उससे कम से कम अगर एक घर में एक पेड़ भी अगर लगेगा तो थोड़ा सा पर्यावरण बचता है। ठीक है, तो यही एक परंपरा की शुरुआत यहाँ पे की गई थी। इसके प्रणेता कौन है? मतलब अगर नहीं पढ़ना है तो आप लोग जा सकते हो, जबरदस्ती नहीं है। आप दोनों पीछे क्या बातें कर रहे हो? पढ़ा मैं यहाँ रहा हूं। इधर देखो, राजेंद्र सिंह रावत की अपन बात कर रहे हैं। मैती आंदोलन से इनका संपर्क है। कहाँ का है? उत्तराखंड, ग्वादगल गांव की बात कर रहे हैं। इसके अलावा और अपन बात करते हैं और जो आंदोलन की बात है तो एक आता है मिट्टी बचाओ आंदोलन। मिट्टी बचाओ आंदोलन। मिट्टी बचाओ आंदोलन मध्य प्रदेश से आता है। मध्य प्रदेश से है। इसमें जिसका संबंध है वो है बाबा आमटे। बाबा आमटे। इसके अलावा एक आता है पानी रोको आंदोलन। पानी रोको आंदोलन। पानी रोको आंदोलन राजस्थान का है। कहां का है? राजस्थान का। राजस्थान के अंदर पानी को रोकने के लिए, यानी अपने पानी की समस्या रहती है, हमेशा पानी कम रहता है, तो उसके बचाव के लिए अपन कहते हैं ना, जो गांवों के अंदर एक परियोजना लेकर के आए अपन जोहड़ बनाने की। ठीक है, कुंडे वगैरह खुदवाते हैं अपन, खुदवाते हैं ना।
तो वो पानी को स्टोरेज करने के लिए, यानी कि पानी को बचाने के लिए अपन बात करें तो पानी रोको आंदोलन राजस्थान का है। इसको अगर अपन बात करें आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन है, तो वो है राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह, इन्हें पोखर वाले बाबा किस नाम से जाना जाता है? पोखर वाले बाबा, या इन्हें ही वाटरमैन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। बर्डमैन के नाम से किसे जाना जाता है? साइड में लिख सकते हो, एक सेकंड। बर्डमैन कौन है? सलीम अली। ईआरसीपी योजना जो आपके, एक तो है पश्चिमी भारत, सॉरी पश्चिमी राजस्थान, एक है आपका पूर्वी राजस्थान। तो पूर्वी राजस्थान के अंदर नहरें वगैरह लाने की परियोजना है, ठीक है। जो आपका पूर्वी राजस्थान में कौन कौन से जिले आते हैं? सवाई माधोपुर वगैरह, करौली, जो ये वाले जो जिले हैं आपके, इन जिलों के, अब भाई पश्चिमी राजस्थान के अंदर तो अपन देखते हैं इंदिरा जो नहर है वो है, लेकिन पूर्वी राजस्थान अभी भी पिछड़ा हुआ है नहर सिंचाई के मामले में। तो उसमें सिंचाई व्यवस्था के लिए ये योजना लाई जा रही है, लेकिन अभी तक अटकी पड़ी है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। काम स्टार्ट हुआ, लेकिन जितने लेवल पे होना चाहिए उस लेवल पे नहीं हो रहा। गहलोत सरकार अपने लेवल पे प्रयास कर रही है, सेंटर से अभी फंड नहीं मिला है। नदियों से आएगा, चंबल वगैरह से, इनसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इधर देखो, ये लिख लिया क्या? क्या? बर्ड, पक्षी मैन। टाइगर मैन किसे कहते हैं? टाइगर मैन कैलाश सांखला। रॉबर्ट डाउनी जूनियर, ठीक है। पूछ रहा आयरन मैन किसे कहते हैं? रॉबर्ट डाउनी जूनियर को कहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, लो पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये उतार लिया क्या? इसके अलावा देखो एक आंदोलन और आता है, गंगा बचाओ आंदोलन। गंगा बचाओ आंदोलन, गंगा बचाओ आंदोलन। गंगा बचाओ आंदोलन बिहार में है। कहां पे है? बिहार। और अनिल प्रकाश का इसमें संबंध है। हैं? गंगा बचाओ आंदोलन का जो नेतृत्व करता है अनिल प्रकाश, कर ले। एक और आता है मिट्टी बचाओ आंदोलन, बंबई समिति द्वारा बंबई में किया गया था। सॉरी, मिट्टी नहीं, बंबई बचाओ आंदोलन। बंबई बचाओ बंबई समिति के द्वारा बंबई में किया गया। ये उतार लिया क्या? क्या? अनिल प्रकाश। कुछ प्रमुख क्रांतियां भी लिख लो लगे हाथ। हाँ, बात करते हैं श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से है। वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन क्या? क्या डिटेल बता?
दूध के बढ़ावा के लिए हुई। और कैसे हुई? वर्गीस कुरियन को कहा जाता है, जो अमूल दूध वगैरह, अमूल डेयरी वगैरह नहीं है क्या, दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई। हर किसी चीज के उत्पादन को इंक्रीज करने के लिए क्रांति की गई, उसके लिए प्रयास किए गए, हाइब्रिड नस्लें वगैरह लेकर के आए गए। ठीक है। श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति से है। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध श्वेत क्रांति से है। श्वेत सेकंड है हरित क्रांति। हरित क्रांति की अपन बात करते हैं विश्व के अंदर। विश्व में तो कौन का श्रेय जाता है हरित क्रांति के लिए? नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है। भारत के अंदर MS स्वामीनाथन। ठीक है। इसके अलावा और अपन बात करें हरित क्रांति के, तो विश्व के अंदर तो ये खाद्यान्न फसलों के लिए की गई थी। विश्व के अंदर तो किस लिए की गई है? खाद्यान्न फसलों के लिए। लेकिन भारत में इसका जो प्रभाव पड़ा है वो सिर्फ गेहूं के ऊपर पड़ा है, यानी कि गेहूं का उत्पादन इंक्रीज हुआ है हरित क्रांति के अंदर। ठीक है। राजस्थान में हरित क्रांति के जनक ठीक है, ये लिख लिया। लिख लो जल्दी फटाफट। पहले लिख रखी है किसमें? साइंस में लिख रखी है। अरे एक सीधा सीधा सा लिखा देता हूं, लिख रखी है, अच्छी बात है तुम लोगों ने। अरे अब शांत हो जाओ। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? झींगा मछली। ठीक है। गुलाब क्रांति के बाद में अपन बात करें इंद्रधनुष क्रांति। इंद्रधनुष क्रांति। ठीक है। इंद्रधनुष क्रांति के अंदर और जितनी भी क्रांति है उन सबको मिक्स करके बनाया गया है इंद्रधनुष क्रांति। एक शब्द है इंद्रधनुष क्रांति, एक है आपका इंद्रधनुष मिशन। ठीक है। इंद्रधनुष मिशन का संबंध टीकाकरण से है। किससे है? टीकाकरण से। और इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है? फसल जितनी भी ये क्रांतियां हैं, नीली, लाल, पीली वगैरह, इन सभी क्रांतियों को एक साथ मिक्स करके बढ़ावा देने के लिए इंद्रधनुष क्रांति का। ठीक है, मतलब सभी क्रांतियों के लिए। लिख ले बेटा, जितना लिखा रहा हूं लिख रखा ना, और तो लिख लिया क्या? यहां पे लिख दूं क्या? और नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य, मछली लिख लो। गोल क्रांति, रजत क्रांति, अंडा और कपास। ठीक है। गोल क्रांति हो गया। भूरी क्रांति, उर्वरक। पीली क्रांति,
तिलहन। पीली क्रांति के बाद अपन आती है लाल क्रांति, टमाटर और मांस। आज क्या बॉर्नविटा पी के आया है क्या? है? लंबाई कैसे बढ़ेगी? ये लिख लिया क्या पीछे वाला? नीम का पेड़ के लटक वासु। कोई बात को नहीं, उतार लिया क्या ये? ठीक है। हाँ भाई शांत हो जाओ। इधर देखो, क्या रह गया? हाँ भाई इधर देखो, अब यहां से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है ऊर्जा संसाधन से, ठीक है? बेसिक सा क्वेश्चन आएगा, सिंपल सा, कोई ज्यादा कठिन भी नहीं है। आपसे पूछ लेगा नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन सा है, अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन सा है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा है, अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा है। इस टाइप का एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जामों में, लास्ट प्रीवियस ईयर के एग्जामों में भी आ रखा है, ठीक है? तो अपन बात करते हैं ऊर्जा संसाधन की, बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं? ऊर्जा संसाधन की। तो ऊर्जा संसाधनों को अपन दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। कितने प्रकार से कर सकते हैं? एक दो प्रकार से। पहला है सतत उपयोग के आधार पे। सतत उपयोग का मतलब है कि वो खत्म नहीं होंगे, कंटिन्यूअस चलते रहेंगे, या फिर खत्म हो जाएंगे कि नहीं होंगे, या तो सतत होगा या असतत होगा। तो उस हिसाब से अपन दो प्रकार से ऊर्जा संसाधनों को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? पहली अपन बात करते हैं सतत उपयोग के आधार पर। सतत उपयोग के आधार पर। सतत उपयोग के आधार पर अपन कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? दो पार्ट में। ऊर्जा संसाधनों को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? दो पार्ट में। पहला है आपका नवीकरणीय, दूसरा कौन सा है? अनवीकरणीय। अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन या ऊर्जा स्रोत, ठीक है? नवीकरणीय का मतलब तो क्या हुआ? वे ऊर्जा संसाधन जिन्हें अपन वापस से दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं, दोबारा से अपन को वापस मार्केट में मिल सकते हैं, ठीक है? खत्म नहीं होंगे कभी भी। नवीकरणीय का मतलब क्या है? कभी भी ना खत्म होने वाले ऊर्जा स्रोत। अनवीकरणीय क्या है? जो एक बार यूज होने के बाद में दोबारा उनको अपन पैदा नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार का यदि कोई ऊर्जा स्रोत आता है तो वो कौन सा है? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। क्लियर है? नवीकरणीय तो कौन सा है? जिसका दोबारा से निर्माण हो सकता है या वापस से अपन उस चीज का यूज कर सकते हैं, जो कभी भी खत्म ना हो। एक प्रकार से यूं कह सकते हैं, जो कभी भी खत्म ना हो। इस प्रकार के यदि कोई ऊर्जा स्रोत है तो वो कौन सा है? नवीकरणीय है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, यानी कि ऐसे स्रोत जो एक बार यूज लेने के बाद में खत्म हो सकते हैं। इस प्रकार के जो ऊर्जा स्रोत है उनको क्या कहेंगे? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। अब आप लोग बताओ, नवीकरणीय के अंदर तो एग्जाम्पल में कौन कौन से आ सकते हैं? ठीक है, नवीकरणीय मतलब जिनका इस्तेमाल अपन वापस कर सकते हैं, खत्म भी ना हो, सतत रूप से चल सकता है, ठीक है? यानी कि सौर ऊर्जा। दूसरा कौन सा आ सकता है? पवन ऊर्जा, ठीक है? तीसरा है आपका समुद्री ऊर्जा। समुद्री ऊर्जा ये कौन सी आ गई? इसको अपन ऐसे कह सकते हैं
ज्वारीय ऊर्जा या तरंग ऊर्जा। ठीक है, समुद्री ऊर्जा कौन सी हो सकती है? ज्वारीय ऊर्जा हो सकती है, तरंग ऊर्जा हो सकती है। ठीक है, कभी खत्म होगी क्या? नहीं होगी। ठीक है, क्या? प्रकाश ऊर्जा, ये क्या है? ठीक है, इधर देखो, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा। इसके अलावा अपन और बात करते हैं भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है? अच्छा क्वेश्चन है। देखो, ये अपन की बात कर रहे हैं पृथ्वी की। ठीक है, पृथ्वी के नीचे लावा है, गरम गरम। ठीक है, गरम गरम क्या है? लावा है। इसका टेम्परेचर की वजह से इसके ऊपर जो पानी मिलता है अपन को, वो क्या हो जाता है? वाष्पीकृत हो जाता है। और बहुत ज्यादा मात्रा में कभी कभी वो प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से वो निकल करके कहाँ आ जाता है? बाहर की तरफ आ जाता है। तो ऐसे क्षेत्रों में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र लगा करके आपको ऊर्जा मिल सकती है, लेकिन ये लिमिटेड है। कुछ 5-7 कंट्रीज ही हैं, जैसे यूएसए है, फिलीपींस है, ऐसी कंट्रीज ही है जो टापू वाली कंट्रीज है कुछ, उन्हीं के अंदर अपन को ये देखने को मिलता है। हर जगह नहीं मिलता है, अपने यहाँ पे भी है लेकिन इतने मात्रा के अंदर नहीं है। ठीक है, अपन इसका लगभग 88% जितनी भी भूतापीय ऊर्जा है वो 7 कंट्रीज में ही आती है, अपन के यहाँ पे इतना नहीं है, बहुत कम मात्रा के अंदर। अभी ऐसे अपन ने चिन्ह बनाए हैं कि यहाँ पे अपन को मिल सकती है, लेकिन उतनी ज्यादा लेवल पे अपन इस पे काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, समुद्री ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा, ये सारी कैसी है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, यानी कि इनका इस्तेमाल एक बार होने के बाद वापस अपन कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर इसमें आप लोगों को मैं कहूं बायोमास, ये भी क्या है आपका? नवीकरणीय है। बायोमास मतलब आदमियों के द्वारा बनाया हुआ। ठीक है, मतलब या तो लकड़ी वगैरह, ये जो अपन करते हैं ना बायोमास के अंदर, जैसे कि जो पेड़ पौधे वगैरह हैं, ठीक है, या फिर आपके जितने भी जो, देखो ऊर्जा अपन को हर जगह से मिल सकती है। जैसे कि अपन, ऊर्जा होती क्या है? कार्य करने की क्षमता होती है। ठीक है, कार्य करने की क्षमता को अपन क्या बोलते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा, मान लो अब अपन को एक गाड़ी खींच के लेकर के जानी है। ठीक है, अब उसको खींच करके ले जाने के लिए अपन मशीनरी का उपयोग कर सकते हैं, जिसके अंदर जीवाश्म ईंधन यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन उस गाड़ी को खींचने के लिए अपन बैल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। और बैल कैसा है? नवीकरणीय का अनवीकरणीय? नवीकरणीय, दोबारा पैदा हो सकता है, हो सकता है ना, तो वो वाली बात है। इसी प्रकार से अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की अपन बात कर रहे हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के अंदर अपन देखते हैं जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन, हाँ वो जैव ईंधन ही है। ये बायोमास वाला में जो जैव ईंधन जो है आप जो बोल रहे हो, वो जैव ईंधन ही है ये। ठीक है, जीवाश्म ईंधन की अपन बात कर रहे हैं। जीवाश्म ईंधन क्या होता है? जीवाश्म ईंधन के अंदर 3 चीजें आती है। जीवाश्म ईंधन में क्या क्या आता है? एक तो आता है पेट्रोलियम उत्पाद, यानी कि पेट्रोल डीजल। दूसरा आता है आपका कोयला। एक है आपका पेट्रोल, एक है आपका कोयला, और तीसरे नंबर पे आता है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस। ठीक है, जीवाश्म ईंधन किन्हें कहते हैं? जीवाश्म ईंधन वे ईंधन है जो करोड़ों लाखों साल पहले पृथ्वी की सतह में जो आपके जो जैविक संपदा है, यानी कि पेड़ पौधे है या जीव जंतु है, वो नीचे जमीन के नीचे दब जाने की वजह से बाद में धीरे धीरे किसमें परिवर्तित हो गए? वो कोयला, पेट्रोल या प्राकृतिक गैस के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। इस प्रकार के ईंधन को क्या कहा जाता है? जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। और ये कैसा है? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। कोयला एक बार यदि खत्म हो गया तो दोबारा निर्माण होने में उसको करोड़ों लाखों वर्षों का समय ड्यूरेशन लगने वाला है, जो कभी अपने काम का नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार का यदि कोई ऊर्जा स्रोत है तो वो कौन सा होगा? आपका जीवाश्म ईंधन टाइप का। ठीक है, यानी कि पेट्रोल, कोयला, प्राकृतिक गैस वगैरह, ये सब क्या है? आपके अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। क्लियर है? इसमें किसी को डाउट है क्या? इसी के अलावा परमाणु ऊर्जा, परमाणु या नाभिक ऊर्जा भी लिख सकते हो, नाभिक ऊर्जा, ये सब क्या है? आपके अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। क्लियर है?
कोई दिक्कत है इसके अंदर? एक बार नोट करो। कर लिया? इधर देखो, अपन ने ये तो बात करी सतत उपयोग के आधार पर। दूसरे नंबर पे आता है आपका परंपरागत रूप से। ठीक है, यानी कि परंपरागत रूप से जिन चीजों का अपन इस्तेमाल करते आ रहे हैं वो तो परंपरागत हो गया, और जिनका इस्तेमाल परंपरागत रूप से नहीं करके आ रहे हैं, अभी अपन लेटेस्ट में टेक्नोलॉजी की मदद से जिनका अपन ने इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है, वो क्या हो गया आपका गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हो गया। ठीक है, दूसरे नंबर पे अपन बात करते हैं नाभिकीय ऊर्जा के अंदर रखा गया है, परमाणु ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा के अंदर रखा गया है। ठीक है, परंपरागत ऊर्जा परंपरा के आधार पर गत उपयोग के आधार पर, परंपरागत उपयोग के आधार पर अपन बात कर रहे हैं। परंपरागत उपयोग के आधार पर भी फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो है आपका परंपरागत ऊर्जा स्रोत, परंपरागत ऊर्जा स्रोत, और दूसरे नंबर पे कौन सा आता है गैर परंपरागत गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। देखो, अब बात कर रहे हैं अपन परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की। परंपरागत ऊर्जा स्रोत वे स्रोत है जिनका अपन बहुत लंबे अरसे से उपयोग करते आ रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर अपन बात करते हैं परंपरागत के अंदर, तो वही आपका सबसे पहले अपन बात करते हैं तो जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन ये कैसा है आपका जीवाश्म ईंधन? परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, बहुत सालों से अपन इसका यूज करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, जीवाश्म ईंधन में तीनों चीज वापस से वही है, कौन कौन सी है? पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस। ठीक है, इसके अलावा जो जैव ईंधन है ये कैसा आ जाएगा अब इसमें? परंपरागत में आ जाएगा ना। जैव ईंधन किस में आ जाएगा अब? परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में। बहुत लंबे टाइम से पहले से अपन इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जो लकड़ी वगैरह का अपन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चूल्हा वगैरह जलाने के लिए, या फिर जो गाय बैल वगैरह जो ये है, जो भी जानवर वगैरह है, इनका जो आप इस्तेमाल करते हो, ये क्या है आपका सारा जैव ईंधन है। ये किस में आता है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंदर आता है। यहाँ पे अपन गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की अपन बात करते हैं, तो इसी के अंदर कौन कौन से आ जाएंगे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अंदर? तो जो ये आपका पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, समुद्री ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा भी इसके अंदर आ जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा किस में आ जाएगा भाई? पहले के जमाने में नाभिकीय रूप से अपन इसका इस्तेमाल थोड़ा ना करते हैं, ये तो अभी लेटेस्ट में करना स्टार्ट किया है ना। तो परंपरागत और गैर परंपरागत की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, गैर परंपरागत में क्या जाएगा? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा। इन्हीं में से घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से। ठीक है, इन्हीं में से पूछेगा, ये चार दे देगा, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, या तो वहां से पूछ लेगा कौन सा तो नवीकरणीय है और कौन सा अनवीकरणीय। तीन आपको नवीकरणीय का एग्जांपल दे देगा, एक अनवीकरणीय का दे देगा। इसी प्रकार से परंपरागत और गैर परंपरागत का पूछ लेगा, या पूछ लेगा आपसे निम्न में से जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं है। ठीक है, तो तीन तो आपके जीवाश्म ईंधन में ये आते हैं,
निम्न में से जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं है? तो तीन तो कौन कौन से हैं? पेट्रोलियम है, कोयला है और प्राकृतिक गैस है। प्राकृतिक गैस के अगर आप संगठन की बात करें तो किससे मिलकर के बनती है? प्राकृतिक गैस सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। 90% उसमें क्या होता है? मिथेन गैस होती है, ठीक है। कौन सी गैस होती है? मिथेन। और एलपीजी में कौन सी होती है? ब्यूटेन और प्रोपेन, ठीक है ना। थोड़ा सा ये बात भी याद रख सकते हो। ब्यूटेन और प्रोपेन तो किस में आएगी? एलपीजी में। क्लियर है क्या ये? ठीक है, लिख लिया? हाँ लिख लो आराम से। देखो, अपन बात करते हैं कि भारत के अंदर जितना भी ऊर्जा की अपन बात करते हैं तो वो बेसिकली दो चीजों से मिलती है। भारत क्या, पूरे विश्व के अंदर ही बेसिकली ऊर्जा जो मिल रही है अपन को वो दो चीजों से मिल रही है। एक तो मिलती है कोयले से, एक मिलती है पेट्रोलियम पदार्थों से। किससे मिलती है? एक तो कोयले से मिलती है। भाई जितने भी आपकी बिजली वगैरह जो बनाने के भूतापीय संयंत्र लगे हुए हैं वो क्या है? तापीय संयंत्र जो है आपके, वो किस पे बेस्ड है? थर्मल एनर्जी की अपन जो बात करते हैं, तापीय संयंत्र जो लगे हुए वो किस पे लगे हुए हैं? कोयले पे लगे हुए हैं, ठीक है। कोयले से उत्पादन हो रहा है। अभी अपन ने थोड़ा बहुत दिन पहले देखा था राजस्थान के अंदर बिजली संकट आ गया था, ठीक है। राजस्थान में बिजली संकट आया था, क्यों आया? कोयले की आपूर्ति नहीं होने की वजह से, ठीक है। कोयले की आपूर्ति नहीं होने की वजह से क्या आया था? बिजली संकट आता है, ठीक है। अपन थोड़ा सा कोयले के बारे में देख लेते हैं। कोयले के प्रकार सब लोग जानते हो, नॉर्मल सी बात है। कौन कौन से हैं? पहला है आपका एंथ्रासाइट। सबसे बढ़िया क्वालिटी का जो आता है वो कौन सा है? एंथ्रासाइट है। इसमें अपन बात करते हैं तो लगभग 90 से 92% उपयोग किया जा सकता है, इसका मतलब दहन के अंदर, ठीक है। कार्बन का परसेंटेज की अपन बात करते हैं तो 90 से 92% की अपन बात करते हैं। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? बिटुमिनस। तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे सबसे घटिया वाला कौन सा है? पीट है, ठीक है। तो एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, इसमें लगभग 70 से 80 होता है। इसके अंदर 60 से 70 और बाकी का 40 से 50 इसके अंदर होता है, ठीक है ना। लगभग चलता है, कोई फिक्स नहीं है। कौन सा पीट की भी क्वालिटी अलग अलग होती है, उसमें कितना है, तो लगभग ये आंकड़ा रहता है, ठीक है। सबसे बढ़िया क्वालिटी वेराइटी जो कौन सा है, सबसे जलने पे जो सबसे ज्यादा ऊष्मा प्रदान करेगा वो कौन सा है? एंथ्रासाइट है। और सबसे घटिया वाला कौन सा है? पीट है। क्लियर है? क्या राजस्थान में तो ये तो है ही नहीं, ठीक है। बिटुमिनस और लिग्नाइट टाइप के दोनों का मिलता है? हाँ, एंथ्रासाइट तो भारत में ही कम मिलता है। छत्तीसगढ़, झारखंड वगैरह यहाँ से ज्यादा उत्पादन होता है इनका। पेड़ पौधे जो करोड़ों साल पहले धरती के नीचे दब गए थे, उनकी वजह से बहुत ज्यादा ताप वगैरह की वजह से इनका निर्माण होता है, ठीक है ना। है, खानी तो रहती है, खानों से ही तो निकालते हैं पेड़ पौधा को। वो तो घर पे अपन घरेलू तरीके से बनाते हैं कि मम्मी वगैरह जो होती है वो लकड़ी जलाती है और जो अपन का काम होने के बाद लकड़ी बुझा देती है, तो कुछ मात्रा में वो कोयले बनकर आ जाते हैं, उनको बुझा बुझा कर सिगड़ी में और जला लेती है, ठीक है ना। प्रेस वाला कौन सा रखता है ये पूछ रहा है? इनमें से ही रखता है कोई ना कोई सा, और डिपेंड करता है प्रेस वाला कौन सा है। मतलब स्टैंडर्ड वाला है क्या ठेले वाला है? आजकल तो लाइट की प्रेस चल रही है बेटा। गैस की? गैस की भी आ गई? गैस भराते हो उसमें?
हाँ भाई, लिख लिया क्या ये? ठीक है, देखो भारत, इधर सुनो, सौर ऊर्जा के क्षेत्र की अपन बात करते हैं तो सौर ऊर्जा में राजस्थान का सबसे पहला नंबर हो गया है। सौर ऊर्जा में किसका हो गया है सबसे पहला स्थान? राजस्थान का हो गया है। राजस्थान प्रथम स्थान रखता है। क्या रखता है? प्रथम स्थान रखता है। इससे पहले किसका था? तमिलनाडु का था। इससे पहले किसका था? तमिलनाडु का था। अभी कौन सा है? राजस्थान हो गया है। सबसे बड़ा सोलर पार्क जो लगा हुआ है वो भी कहां पे लगा हुआ है? राजस्थान के अंदर, भड़ला, ठीक है, जोधपुर के अंदर, ठीक है। सबसे बड़ा सोलर पार्क, सबसे बड़ा सोलर पार्क, ये भी कहां पे है? राजस्थान, भड़ला, जोधपुर, राजस्थान, ठीक है ना। अब इसमें परिभाषा लिखाने की जरूरत थोड़ी है, परंपरागत गैर परंपरागत एग्जाम्पल से ही समझ जाओगे, ठीक है ना। और कोई दिक्कत? ठीक है, तो एनवायरमेंट के अंदर लगभग लगभग सारी चीजें अपन की कवर कर ली है, ठीक है ना। जब मैंने अम्लीय वर्षा पढ़ाया था आप लोगों को, उसमें अम्लीय वर्षा के प्रकार नहीं कराए थे, मैंने करवा दिए थे क्या? कौन कौन से होते हैं जो करवा दिए बोल रहा है? कौन बोला करवा दिए? कौन कौन से प्रकार है जरा बताइए एक बार, देख करके बता दे चल। देखो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है गीली, एक होती है सूखी। एक कौन सी होती है? गीली अम्लीय वर्षा, और एक होती है सूखी। गीली वाली को तो अब सब लोग जानते हो, ठीक है, जितना भी अपन ने पढ़ा था वो गीली वाली थी। सूखी वाली में क्या होता है? जितना भी एसिड होता है ये सूखी फॉर्म में, मतलब वातावरण के जो प्रदूषक होते हैं कण वगैरह, उनके साथ में मिलकर के सूखे रूप में ही धरती पे जमा होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और आपके श्वसन क्रिया के द्वारा आपके शरीर में भी चला जाता है, ठीक है। ये आपकी कौन सी वर्षा है? शुष्क अम्ल वर्षा है, ठीक है। तो दो प्रकार की होती है, सिंपल सी बातें हैं, ठीक है। इकोटोन बता दिया था, क्या होता है? दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य या उभयनिष्ठ का क्षेत्रफल इकोटोन कहता है। एरोसोल बता दिया था। एरोसोल क्या होता है? वायु के अंदर जो आपके ठोस कण और द्रव कण जो है, ठीक है, किसी भी और चीज के, वो जब मिक्स होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? एरोसोल कहते हैं। क्लियर है? तो ये सारी बातें हैं आपकी पर्यावरण से रिलेटेड। पर्यावरण के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, उन क्वेश्चंस का एक मैं लेक्चर लेकर के आऊंगा जो कि मैं यूट्यूब पे डालूंगा, ठीक है, वहां से देख लेना, बुकलेट मिल जाएगी जल्दी, ठीक है ना। हिस्ट्री करेंगे अभी स्टार्ट। अब पहले ये तो देख लिया ना, तो पर्यावरण आपका कंप्लीट है मेरी तरफ से।